जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वॉरियर्स डिफेंस बैच ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस सर्विसेज। मेरा नाम है राजीव शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो सीरीज। बिना देरी किए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज है हमारा क्लास नंबर 2। इसके पहले हमने क्लास 1 में हिस्ट्री सब्जेक्ट को शुरू किया था, उसके ओवरव्यू को देखा था और इसमें हमने ये देखा था कि हिस्ट्री क्या है, हमें इसे क्यों पढ़ना है, हमारे सिलेबस का ये क्यों पार्ट है, इसे किस तरह से पढ़ना है और इसके सोर्सेज ऑफ नॉलेजेस क्या है जिस तरह से हम इसे पढ़ सकते हैं। अब इसके आगे की कहानी हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा फैक्चुअल पार्ट्स तक जाएं और जल्दी से हमारे सिलेबस को खत्म कर सके, सिर्फ उतना जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेशन से रिलेटेड है। आज की जो पहली हेडिंग हमारे लेक्चर में आएगी दैट इज द फेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जो आप हेडिंग यहां पर देख रहे हैं, इसका मतलब मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या आपको पता है दैट हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि वो इंसान जिसने सबसे पहले इस सब्जेक्ट को स्टडी करना शुरू किया, या कि फिर वो इंसान जिसके एक्शंस के वजह से ही इस सब्जेक्ट को हिस्ट्री नाम मिला और ये सब्जेक्ट एक इंपॉर्टेंट स्टडी का पार्ट बना। स्टूडेंट्स, इस बात को यहां पर ध्यान रखना है, आपको ये चीज या इस क्वेश्चन का जो जवाब देना है वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस एक ग्रीक पर्सनालिटी था जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। हेरोडोटस ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है? देखो, इसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहने का एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो हेरोडोटस है उसने एक हिस्टोरिकल लिटरेचर लिखा था, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। ऐसा भी माना जाता है कि वर्ल्ड की सबसे पहली हिस्टोरिकल बुक यही थी। इस बुक को नाम दिया गया हिस्टोरिका और इसी के नाम से इस सब्जेक्ट का नाम हिस्ट्री पड़ा है। हालांकि हिंदी नाम के बारे में मैंने आपको मीनिंग के समेत लास्ट क्लास में बहुत कुछ बताया है, लेकिन इंग्लिश में जो नाम हम यूज करते हैं हिस्ट्री, ये कहां से आया? दरअसल ये ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिका, जिससे सब्जेक्ट का नाम हिस्ट्री मिला। इसका कोई रूट ओरिजिन जो है वो इंग्लिश या लैटिन लैंग्वेज में जाकर नहीं आता, जबकि ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक स्क्रिप्ट में इसका ओरिजिन मिलता है। क्योंकि हेरोडोटस ने जो किताब लिखी हिस्टोरिका, इस सब्जेक्ट के नाम से सब्जेक्ट या इस बुक के नाम से सब्जेक्ट का नाम हिस्ट्री पड़ा। अच्छा, सवाल यह है कि इस बुक में था क्या? एक्चुअली में हेरोडोटस ने अपने जमाने के ट्रेड रिलेशंस यानी व्यापारिक संबंधों को स्टडी किया था। इस बुक में आपको इंडिया और पर्शिया, भारत और फारस, मैंने बात की इंडिया एंड पर्शिया, हिंदी में हम इसे कहते हैं भारत और फारस, है ना, के बीच के व्यापारिक संबंध यानी ट्रेड रिलेशंस के बारे में भी बताया गया है। अभी आप जरा ध्यान से सुनना, ये जो पर्शिया है इसको देख करके कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है कि सर ये बताओ ये पर्शिया क्या है। देखो, पर्शिया जो है वो आज का ईरान है। पर्शिया जो है वो एट प्रेजेंट इज कॉल्ड ईरान। फारस को ही आज ईरान के नाम से जाना जाता है, मॉडर्न ईरान, जो कि मिडिल ईस्ट का पार्ट है, एशिया कॉन्टिनेंट में। तो बेसिकली इंडिया और पर्शिया के ट्रेड रिलेशंस कितने पुराने आप समझ सकते हो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लगातार भारत से एक बात कहता है आज की डेट में कि इंडिया मस्ट स्टॉप और इंडिया मस्ट बोल सकते हो ब्रेक द ट्रेड रिलेशंस विद ईरान। भारत को ईरान के साथ अपने व्यापारिक संबंध खत्म कर देने चाहिए। 2017 में अमेरिका ने एक एक्ट लागू किया था काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्जरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। अगर आप इसको देखो, दैट इज काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्जरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। ये 2017 में अमेरिका जैसे एक देश ने लागू किया। इसके अंतर्गत उसने रशिया यानी कि रूस और ईरान के साथ ट्रेड रिलेशंस के लिए कई सारे देशों को दुनिया में बैन किया, इंडिया भी उनमें से एक रहा। लेकिन कोई समझाओ अमेरिका को, हमारे संबंध कितने पुराने हैं हमें बताने की जरूरत नहीं है पर्शिया के साथ। मतलब जब हिस्ट्री शुरू नहीं हो पाया भैया, तब से भारत जो है वो फारस के साथ क्या कर रहा है? व्यापारिक संबंध बनाए रखे हुए हैं। तो ईरान के साथ आज की डेट में सिर्फ चवाहर पोर्ट की बात नहीं कि भारत ने ईरान में चवाहर पोर्ट बनाया, अदर हम ईरान के साथ ट्रेड रिलेशंस रखे हुए हैं, बहुत पुराने रिश्ते हैं। तो हिस्टोरिका नाम की किताब पर हम थे। हिस्टोरिका नाम की किताब में भारत और फारस के बीच के जो व्यापारिक संबंध है उनका वर्णन है। एक बहुत अच्छा फैक्टर आपको याद रखना चाहिए, इस पर क्वेश्चन अगर पूछा जाता है दैट which book gives the trade relations, ancient trade relation between India and Persia, and your answer will be Historica. The name history comes from which literature? You will say always Historica. That was written by Herodotus, and that's why Herodotus is called the father of history, the face of history. Right? अब यहां पर एक चीज भैया बहुत इंपॉर्टेंटली हमारे सामने आती है, एंड दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो हिस्ट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं इस समय पर, ये हिस्ट्री जो है इसको हमें स्टडी करना कैसे है बेसिकली। दैट मीन्स ये जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं इसको हम किस तरीके से एजेस में डिवाइड कर सकते हैं। और उसको पढ़ने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि क्या हिस्ट्री का जो क्रोनोलॉजी है वो किस तरीके से वर्क करता है। हिस्ट्री का क्रोनोलॉजी किस तरीके से वर्क करता है का मेरा मतलब ये है कि जो ऑर्डर ऑफ एजेस है या ऑर्डर ऑफ टाइमलाइन है, तो मैं यहां पर हेडिंग दे रहा हूं हिस्टोरिकल टाइमलाइन यानी ऐतिहासिक समय रेखा। हिस्टोरिकल टाइमलाइन का बेसिक मतलब क्या होता है हम इसको थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। ऐतिहासिक समय रेखा क्या होती है? असल में भैया ऐतिहासिक समय रेखा जो है वो दो पीरियड्स में डिवाइड की गई है। पीरियड नंबर 1 जो है उसे हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, इसके बारे में आप सभी को पता होगा।
और नहीं पता होगा तो हम इसको समझ लेंगे। इसे हम ईसा पूर्व या ईसवी पूर्व के नाम से जानते हैं। टाइमलाइन का दूसरा हिस्सा जो होता है उसे हम कहते हैं एनो डोमिनी। एनो डोमिनी जो पार्ट है इसको या इसे हम ईसवी के नाम से जानते हैं। हिंदी वाले साथ साथ इसको देखते रहिएगा, राइट। इन दोनों का बेसिक मीनिंग क्या है और हिस्टोरिकल टाइमलाइन को किस तरह से डिवाइड किया गया है। बेसिकली आप मैथमेटिकल नंबर लाइन तो समझते ही हैं। मैथमेटिकल नंबर लाइन होती क्या है? देखो, मैथमेटिकल नंबर लाइन बेसिकली माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक चलती है। बिल्कुल उसी तरीके से हिस्ट्री जो है वो भी, उसकी जो टाइमलाइन है वो भी इस एक नंबर लाइन की तरह ही चलती है, जिसमें बीचों बीच एक नंबर आता है 0, राइट, दैट डजंट हैव एनी वैल्यू। और यहां से माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक ये पार्ट चलता रहता है। मेरी बात अब जरा ध्यान से सुनना। असल में हुआ ये कि पूरा वर्ल्ड में मोस्ट एक्सेप्टेड हिस्टोरिकल टाइमलाइन या टाइम को कैलकुलेट करने वाला जो कैलेंडर है, क्योंकि आपको कैसे पता आज की तारीख क्या है, आपको कैसे पता आज से कितने साल पहले की बात है, क्योंकि आपको कैलेंडर की नॉलेज है, कैलेंडर ही तो आपको ये सब चीजें बता रहा था। तो बेसिकली हुआ क्या, बहुत एक बेसिक चीज से समझिए, ये जो कैलेंडर है ये कौन सा हम यूज करते हैं, हम जो कैलेंडर यूज करते हैं ना, उस कैलेंडर का नाम क्या है, आप जरा इस बात को समझ लें। जो कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं उस कैलेंडर का नाम है भैया ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसमें आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीनों का इस्तेमाल करते हो। इंडिया में हिंदू कैलेंडर अलग है, इस्लामिक कैलेंडर अलग है। जैसे इस्लामिक कैलेंडर को हिजरी एरा, हिजरी संवत कहा जाता है, वैसे ही हिंदू कैलेंडर विक्रमी एरा है और शक एरा है, शक संवत और विक्रमी संवत। ज्यादातर हम लोग तिथियों की गणना करने के लिए विक्रमी संवत की का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में मोस्टली एक्सेप्टेड कैलेंडर जो है उसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। ये ग्रिगोरियन कैलेंडर कैसे आया, कहां से आया, तो उसको भी समझें। असल में जो क्रिश्चियनिटी है यानी क्रिश्चियन वर्ल्ड है, उसके जो सुप्रीम पोजीशन पोप की पोजीशन है, लाइक फादर पोप, अभी पोप लियो है। मैंने आपको शायद बताया होगा कभी बातचीतों में, जो क्लास में बच्चे बैठते हैं उनको तो पता ही होगा, उसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन तब भी किया था जब पोप फ्रांसिस की मृत्यु हुई थी और नेक्स्ट पोप जो पोप फ्रांसिस प्रीवोस्ट हैं उन्हें पोप लियो के नाम से ये पद दिया गया है। अभी हालिया तौर पर अगर आपसे कोई पूछे दैट हु इज द पोप ऑफ वेटिकन सिटी, अभी वेटिकन सिटी क्रिश्चियनिटी का मोस्ट सेक्रेड प्लेस इन द वर्ल्ड है, जो इटली के कैपिटल रोम में आता है। तो वेटिकन सिटी में जो पोप लियो है, बहुत साल पहले 1582 की बात है, 1582, उस समय भारत पर अकबर नाम का एक बादशाह शासन किया करता था। तब कहते हैं कि वेटिकन सिटी में जो पोप थे यानी क्रिश्चियनिटी की सुप्रीम पोजीशन जिनके हाथ में थी, उनका नाम था पोप ग्रिगोरी। दरअसल पोप ग्रिगोरी की ही दिमाग की उपज थी ग्रिगोरियन कैलेंडर, इसलिए उन्हीं के नाम से इस कैलेंडर का नाम पड़ा ग्रिगोरियन कैलेंडर। कब हुआ बेटा, 1582 में, 1582 ईस्वी में, एडी में, है ना। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है पोप ग्रिगोरी ने ये सोचकर बनाया था कि उनका बेसिक मोटिव इसके पीछे ये था कि पोप ग्रिगोरी जो थे वो ये मानते थे कि क्राइस्ट जो है, दैट मींस द प्रॉफिट और द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी इन द वर्ल्ड, जो क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, उनका जब बर्थ हुआ है तभी से कैलेंडर की शुरुआत हुई, यानी तभी से एरा बनना शुरू हुआ। कुल मिलाकर ये कह लो कि उनके फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जब क्राइस्ट वाज बॉर्न तो द वर्ल्ड वाज स्टार्टेड, दुनिया की शुरुआत तभी हुई, एक तरह से अगर हम लोग बोलना चाहें तो उन्होंने ये माना कि क्राइस्ट का बर्थ ईयर जो है वहीं से दुनिया की शुरुआत होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में दुनिया तभी से शुरू हुई? तो फिर पीछे के इतिहास का क्या? चलो क्राइस्ट जब पैदा हुए तब पहला दिन मान लिया हमने, या जीरोथ डे, द डे ऑफ ओरिजिन, जिसे हम जीरो डे जीरो कह सकते हैं, वो डे जीरो ऑफ द वर्ल्ड क्राइस्ट का बर्थ है। तो क्या उसके पहले कुछ भी नहीं था? तो क्या उसके पहले कोई हिस्टोरिकल एविडेंसेस नहीं मिले? अरे भैया, मानव सभ्यता यानी ह्यूमन एवोल्यूशन की हिस्ट्री 3.3 मिलियन ईयर्स एगो की है फ्रॉम दिस डे, मतलब लगभग 33 लाख साल पहले की। तो आज से 33 लाख साल पहले की बात करो तो क्राइस्ट क्या 33 लाख साल पहले पैदा हुए? नहीं ना। तो इसका मतलब हमें इस बारे में सोचना था। फाइनली ये डिसाइड किया गया कि क्यों ना हम इस टाइमलाइन को हिस्ट्री में स्टडी करने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड कुछ इस तरह से किया गया था कि जो जीरोथ ईयर माना गया है, दैट मींस द डे जीरो, दैट वाज द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी कि इसे ईसा मसीह के पैदा होने का दिन मान लिया गया। और फिर यह माना गया कि इसके आगे फॉरवर्ड जब चलेंगे हम नंबर लाइन पर, तो जो ईयर्स आएंगे या जो टाइम आएगा हिस्टोरिकल टाइम में, वो एनो डोमिनी होगा, यानी आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और इसके पीछे वाला पार्ट जो होगा वो बिफोर क्राइस्ट, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट के नाम से जाना जाएगा। तो जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद एडी, और जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के पहले यानी माइनस इंफिनिटी वाली नंबर लाइन पर अगर आप जाते हैं तो बीसी आ जाता है, और इस वाली नंबर लाइन पर एडी आ जाता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप यहां से शुरू करते हैं जीरो से एडी तक जाने में, तो ये संभवतः कोई 100 ईयर आया होगा, 100 एडी, ये 200 बीसी हुआ होगा, इसी तरीके से ये 300 बीसी होगा, एंड सो ऑन, है ना।
ऐसे चलते 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 भैया आज हम 2025 एडी यानी 2025 एडी 2025 ईस्वी में आ चुके हैं। इसी तरीके से आप पीछे जाते हैं तो यहाँ कुछ 100 बीसी रहा होगा, यहाँ कुछ 200 बीसी रहा होगा, यहाँ कुछ 300 बीसी रहा होगा एंड सो ऑन, है ना। तो अब हमें एक चीज समझ में आ गई, पहला जो कंफ्यूजन दूर हुआ है वो ये कि क्राइस्ट के बर्थ के बाद एनो डोमिनी है, क्राइस्ट के बर्थ के पहले बीसी है। तो क्राइस्ट जब पैदा हुए यानी 0 ईयर डे 0 के पहले का जो भी टाइम आएगा उसमें हम आगे क्या लिखेंगे, बीसी लिखेंगे। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करता हूं इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत पॉपुलर किंग अशोक के बारे में, द ग्रेट अशोक, सम्राट अशोक, तो उसका टेन्योर जो रहा वो अगर मैं लिख देता हूं आपके सामने कि 273 बीसी से 232 बीसी तक रहा, ये बीसी है, बीसी लिखा है मैंने, है ना। तो 273 बीसी से 232 बीसी तक अशोक का टेन्योर रहा। अब आप जरा मुझे थोड़ा सा देख करके अच्छे से सोचिए और कमेंट्स करके बताइएगा इस वीडियो में कि क्या ये मैंने सही लिखा है, क्या किसी को ऐसी कोई कंफ्यूजन है कि सर आपने गलती से उल्टा लिख दिया है, असल में आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टा लिख दिया कि 273 से 232, जबकि होना चाहिए था 232 से 273, क्योंकि मैथमेटिकल ऑर्डर के हिसाब से 233 स्मॉल नंबर है, दैट कम्स ऑलवेज बिफोर दैट 273। तो आपने कहीं उल्टा तो नहीं लिख दिया, तो मैं आपसे कहूंगा नहीं भैया कोई उल्टा नहीं लिखा, जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि आप इस बात पर ध्यान दें यहाँ पर बीसी लिखा हुआ है। बीसी का मतलब है भैया बिफोर क्राइस्ट, ये नेगेटिव नंबर लाइन का सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स से मैंने कंपेयर करके तुमको बताया हुआ है बहुत अच्छे से, तो इस बात को ध्यान रखना। जब भी मैं बीसी में चलता हूं तो बीसी जितने भी टाइम से शुरू हो रहा है उससे 0th ईयर यानी डे 0 तक जब हम चलेंगे तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, घटते हुए क्रम में चलेंगे। जैसे 300 से 200 बीसी, ये फॉरवर्डिंग, टाइम इज बीइंग फॉरवर्डेड बट द नंबर इज बीइंग डिक्रीज्ड। समय तो आगे चल रहा है लेकिन संख्या घट रही है। समय कैसा है, समय आगे चल रहा है लेकिन संख्या घट रही है, जबकि ईडी में समय आगे चलने के साथ साथ संख्या भी आगे बढ़ती जाती है। अब इसके कैलकुलेशंस भी आप करके देख सकते हैं क्या, जरा अपने दिमाग में सोचो और इस चीज को एनालाइज करके मुझे बताइए। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूं, पहले तो जिन लोगों को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो या कुछ भी कोई देखना हो अच्छे से तो वो देख सकते हैं। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, बहुत सिंपली सी एक चीज है, जरा ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 2025 बीसी, आज आप बैठे हो 2025 एडी में, तो इनके बीच में कितना टाइम डिफरेंस रहा होगा, इस हिस्टोरिकल टाइमलाइन के अकॉर्डिंग इनके बीच में टोटल टाइम डिफरेंस जो है वो कितना रहा होगा, मुझे सिर्फ इतना बताओ। अच्छा, अब इसमें अगर हम बात करें कि कितना टाइम डिफरेंस रहा होगा, तो देखो क्या हुआ है, 2025 एडी में मैं आ गया हूं, मैं अपनी जो नंबर लाइन है, हिस्टोरिकल टाइमलाइन जो मैंने देखी है उसी के हिसाब से चलता हूं। वेरी सिंपली, जिनको नहीं समझ में आया उनको भी समझ में आ जाएगा। ये है डे 0, दैट मींस द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ईसा मसीह के पैदा होने का दिन। इसके पहले का पूरा पार्ट बीसी और आगे का एडी। हम है 2025 एडी में और हमें बात करनी है 2025 बीसी में। हमें पता लगाना है इन दोनों के बीच में कितना ईयर्स का गैप है। तो बहुत सिंपल है भाई, यहां से यहां फॉरवर्ड हुए तो मुझे अब यहां से वापस लौट कर आना है, तो देखो वापस लौट कर आया तो 2025, तो यही हो गया काउंटिंग में, 0 से 2025 आया कि नहीं आया। फिर यहां से जब वापस 2025 तक गया तो वो भी 2025 तक और ज्यादा पीछे खिसकाऊं, इसका मतलब 2025 प्लस 2025 यानी कि 4050 ईयर्स अगो की हम बात कर रहे हैं, यानी 4050 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। इट इज वेरी सिंपल ना। तो हिस्टोरिकल टाइमलाइन को समझना हमारे लिए कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको हिस्टोरिकल टाइमलाइन समझ में आता है तो आप टेन्योर्स को, पीरियड्स को या हिस्टोरिकल एजेस को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, राइट। अब बेस्ड ऑन दिस टाइमलाइन हम हिस्ट्री को आगे पढ़ेंगे, क्योंकि टाइमलाइन को साथ लेकर के चलना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, तभी जाकर के हम अपने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि सर हिस्टोरिकल टाइमलाइन के साथ हिस्ट्री को पढ़ना जरूरी है। हाँ भाई, तभी तो समझ में आएगा कि प्रीवियस डेवलपमेंट से फॉरवर्ड डेवलपमेंट या प्रेजेंट डेवलपमेंट किस तरीके से अच्छा दिखाई दिया है। हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे कि कोई चीज कब हुई थी और कोई चीज कब हुई। हम कैसे पता लगा पाएंगे कि ये चीज डेवलप्ड है तो ये बाद में हुई थी या ये पहले हुई थी, है ना। हालांकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, हिस्ट्री पूरी तरीके से क्लियर एविडेंसेस नहीं दे पाई, हिस्टोरियंस पूरी तरीके से बात नहीं कर पाते हैं आज भी कि क्या हिस्टोरिकल टाइमलाइन हर पीरियड के लिए जो कैलकुलेट की गई है वो सही है या नहीं। खासतौर से जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, प्री हिस्टोरिक एरा की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि दैट वाज नॉट एग्जैक्टली और दैट वाज नॉट एक्यूरेट, ये पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं है। अच्छा, अगर हम इसके आगे की बात करते हैं तो इसके आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, वो ये है कि सर हिस्टोरिकल एजेस यानी कि जो इतिहास के काल हैं वो कितने हैं, मतलब हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं, जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, उसके कितने एजेस हमें पढ़ने हैं, और ये एजेस अगर
एक से ज्यादा हैं, क्लासिफाई किए गए, डिवाइड किए गए, तो किस बेसिस पर डिवाइड किए गए? तो जरा ध्यान से सुनना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हिस्ट्री जो है दैट इज बीइंग स्टडीड बाय द रिसोर्सेज, मतलब इतिहास को हम संसाधनों या प्रमाणों के आधार पर पढ़ते हैं, एविडेंसेस के बेसिस पर पढ़ते हैं। हिस्ट्री जिसको हम जिन एविडेंसेस के बेसिस पर पढ़ रहे हैं, एक्चुअली उन्हीं एविडेंसेस के बेसिस पर हमने हिस्ट्री के एजेस को डिवाइड किया हुआ है। और हिस्ट्री की जो एजेस हमने डिवाइड की है बेटा, ये डिवाइड किया गया है 3 मेन कैटेगरीज में। सबसे पहला हिस्सा जो है उसे हम प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक एज। हिंदी में हम इसे पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्री हिस्टोरिक एज यानी कि पूर्व ऐतिहासिक काल, है ना। और दूसरा पार्ट जो हमारा आता है उसे हम कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्रोटो हिस्टोरिक एज यानी कि अद्य ऐतिहासिक काल, इसे हिंदी में हमने कहा है अद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा हिस्सा जो भैया आता है उसे हम लोग कहते हैं हिस्टोरिक एज। इट इज सिंपली द हिस्टोरिक एज। हिस्टोरिक एज यानी कि ऐतिहासिक काल, राइट। तो हमने ये 3 स्पेशल कैटेगरीज को हिस्ट्री में क्लासिफाई किया है। और ये जो 3 स्पेशल कैटेगरीज हिस्ट्री में क्लासिफाई की गई हैं, दैट इज प्री हिस्टोरिक एज, हिस्टोरिक एज और इनके बीच में आने वाला प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज को हिस्टोरिक एज से डिवाइड कौन कर रहा है? प्रोटो हिस्टोरिक एज। अब क्लासिफिकेशन आपने बताया कि सर ये बेस्ड ऑन एविडेंसेस है। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, बेस्ड ऑन एविडेंसेस है, बेस्ड ऑन रिसोर्सेज है, वही एविडेंस जो हमें पढ़ने हैं। तो सर ये एविडेंस क्या होते हैं? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, याद करो। जिन्हें नहीं पता हो वो प्रीवियस लेक्चर जाकर देख सकते हैं। हिस्टोरिकल एविडेंसेस 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहले रिटन और दूसरे अनरिटन। रिटन जिसमें हमें किसी टाइप का कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं मिलता, इसमें एक्यूरेसी नहीं होती, हमें एजम्पशंस करके हिस्ट्री का पता लगाना होता है। बेसिकली इनमें हमें टूल्स मिलते हैं, इनमें हमें आर्किटेक्चर्स मिलते हैं, इनमें हमें अदर सील्स हैं जैसे कॉइन्स हैं, ये मिलते हैं जो नॉन स्क्रिप्टेड कॉइन्स होती थी। इसके बाद जब रिटन रिसोर्सेज में गए थे हम, तो हमें लिटरेचर्स मिलते थे, इंस्क्रिप्शंस मिलते थे, जिनके थ्रू हमने एक्यूरेट हिस्ट्री का पता लगाया है, जो हमें लिखा हुआ दिखाई दिया है कहीं ना कहीं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्री हिस्टोरिक एज, जब हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक एज की, पूर्व ऐतिहासिक काल की, सर एविडेंस के बेसिस पर इसमें ऐसा क्या स्पेशलिटी है जो हम इसे पूर्व ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं? सो बेटा इसके बारे में ये कहा जाता है दैट देयर इज नो रिटन एविडेंसेस। क्या इसमें किसी टाइप का कोई रिटन एविडेंस मिला ही नहीं है? देयर इज नो रिटन एविडेंसेस फाउंड। किसी भी टाइप का कोई लिखित साक्ष्य इसमें नहीं मिला। नो रिटन एविडेंसेस हैव बीन फाउंड हियर, राइट। इसमें किसी भी टाइप का क्या नहीं मिला? कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। नेक्स्ट, प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्रोटो हिस्टोरिक एज कैसी है भैया? इसमें रिटन एविडेंसेस आर अवेलेबल, इसमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना कि इसमें क्या बेसिकली डिफरेंस है हिस्टोरिक एज में। अब जब मैं बात करता हूं, क्योंकि ये कंफ्यूजन में क्यों ला रहा हूं, क्योंकि जब मैं हिस्टोरिक एज की बात करता हूं तो उसमें भी मैं यही बोलता हूं दैट रिटन एविडेंसेस आर फाउंड, रिटन एविडेंसेस आर अवेलेबल। तो दोनों में रिटन एविडेंसेस अवेलेबल है। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज को कैसे डिफर किया गया एक दूसरे से? तो भैया उसका जवाब ये है कि जो प्रोटो हिस्टोरिक एज है उसमें रिटन एविडेंसेस मिले तो हैं, लेकिन ये रिटन एविडेंसेस आर नॉट रीडेबल। इनकी जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक डिकोड नहीं की जा पाई है, यानी पढ़े नहीं जा पाए। लिखित साक्ष्य तो मिल गए, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा पाया अभी तक। देन जब मैं बात करता हूं रिटन एविडेंसेस की इन हिस्टोरिक एज, तो ये मिले भी हैं रिटन फॉर्म में और ये रीडेबल भी हैं, यानी कि इनकी स्क्रिप्ट को डिकोड किया गया है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर वेदास, राइट। तो जरा ध्यान से सुनना, जब मैं बात करता हूं प्री हिस्टोरिक एज की, ये वो टाइम है व्हेन ह्यूमन वाज गेटिंग इट्स एवोल्यूशन, मतलब ह्यूमन जो पूरी की पूरी सोसाइटी है वो कैसे पैदा हुई, कैसे हम आइस एज से प्रेजेंट मॉडर्न एज तक आए। ह्यूमन व्हेन वाज ओरिजिनेटेड एट द टाइम द होल प्लेनेट वाज फ्रीज्ड, पूरा का पूरा जो प्लेनेट है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, एक आइस एज हुआ करती थी। उस आइस एज में हिम मानव होमोनिन हुआ करते थे। ये होमोनिन धीरे 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 जब ह्यूमिडिटी डेवलप होना शुरू हुई, अदर एनिमल्स और प्लांटेशंस डेवलप होना शुरू हुए हमारे प्लेनेट पर, तो होमो इरेक्टस बन गए, जिनके व्यवहारों में यानी कि इनके बिहेवियर्स में, उनके डेली लाइफ स्टाइल्स में चेंजेस आने लग गए, तो वो होमो इरेक्टस कहला। और ये होमो इरेक्टस बाद में अपनी मॉडर्न जर्नी पर आते हैं, यानी अपने
आधुनिक विकास की यात्रा तक पहुंचते हैं जब ये होमोनिन्स कन्वर्ट होकर के किस में बदल जाते हैं, ये होमोनिन्स कन्वर्ट होकर के बदल जाते हैं होमो सैपियंस में। जो आज का आधुनिक मानव बनने का सफर हमारा तय हुआ वो होमो सैपियंस के बाद तय हुआ है। तो मैं जब बात करता हूं आपसे किसकी, मैं जब बात करता हूं प्री हिस्टोरिक एज की, तो ये पूरा अबाउट स्टोन एज है। स्टोन एज यानी पाषाण काल। पाषाण काल इसे नाम क्यों दिया गया, स्टोन एज इसे नाम क्यों दिया गया? इट वॉज बेस्ड ऑन दैट सेम एविडेंस। सी, हमने इस काल के पूरे जो आप बोल सकते हो मानव जाति है, ह्यूमन स्पेशीज या ह्यूमन सोसाइटी है, उसकी स्टडी सिर्फ और सिर्फ उसके एविडेंसेस के बेस पर की है। और इनिशियल एविडेंसेस हमें जो मिले हैं ह्यूमन के वो स्टोन्स हैं। स्टोन्स यानी पत्थर, राइट, जिनका ये यूज किया करता था। फॉर एन एग्जाम्पल, कहां रहता था स्टार्टिंग का ह्यूमन? तो आपके पास जवाब होता है सर गुफाओं में रहता था, जानवरों की तरह। जैसे जानवर रहते थे वैसे गुफाओं में रहता था। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन वो गुफाएं किसकी बनती थी? सीमेंट की बनती थी क्या? तब नहीं बनती थी, वो गुफाएं बनती थी पत्थर की। तो सबसे पहला यूज्ड टूल, अगर कोई आपसे पूछता है ह्यूमन ने सबसे पहला टूल कौन सा यूज किया, बेटा पत्थर यूज किया, पत्थर। वो तब भी सबसे अच्छा टूल था, आज भी सबसे अच्छा टूल है, हर जगह अवेलेबल है, कुछ भी हो जाओ उठाओ और दे मारो, है ना। इसी तरीके से उसने शिकार हंटिंग जब की है एनिमल्स को खाने के लिए, तो उनको कट करने के लिए, उनको चॉप करने के लिए उसने ब्लेड्स यूज किए हैं, एक्स यूज किया या कुल्हाड़ी यूज की है, उसने बुरिन्स यूज किए हैं। ब्यूरिन्स के फॉर्म में आप देखें या कि फिर आप अदर टूल्स के फॉर्म में देखें, ये सारी की सारी चीजें जो आपको दिखाई देती हैं, ब्लेड्स आपको दिखाई देती हैं, फ्लेक्स आपको दिखाई देते हैं, ये किसके बने थे? स्टोन्स के बने थे, पत्थर के। इनिशियल टूल ही स्टोन था, इसलिए उस एज को ही हमने क्या नाम दे दिया? स्टोन एज नाम दे दिया। तो इसके बेसिस पर भी कि क्या डिस्कवर किया हमने, हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं। जैसे स्टोन एज अलग है, कॉपर एज अलग है और आयरन एज अलग है, राइट। आयरन एज वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज। क्यों? क्योंकि जब आयरन एज आई है ना, तभी जाकर के देखो आप आपके इंडस्ट्रियल सेटलमेंट्स आए, क्योंकि आयरन का यूज करके ही हमने क्या कर पाया? इंडस्ट्रीज को डेवलप कर पाया, मशीनरीज बना पाई बड़ी बड़ी, जिससे हमारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुए और हम आज के मॉडर्न ह्यूमन कैरेक्टर तक पहुंच पाए, राइट। तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है व्हेन वी विल बी गोइंग टू द प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड, जिसमें स्क्रिप्ट मिली लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, लेकिन दिस वाज द एज ऑफ सिविलाइजेशन। जब हम सिविलाइज्ड कल्चर में आ गए, सभ्यता काल में आ गए और हमने एक कॉलोनाइजेशन शुरू कर दिया, बस्ती सामूहिक बसाहट शुरू की, एक साथ रह करके ग्रुपिंग्स करना शुरू की। दैट वाज द एज ऑफ आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का काल। इसमें हमें सिविलाइजेशन के एग्जांपल्स तो मिलते हैं, एविडेंसेस तो मिलते हैं, लेकिन लिंग्विस्टिक एविडेंसेस मिलने के बाद भी आज तक हम उसे डिकोड नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए उनकी स्क्रिप्ट को। और फिर हिस्टोरिक एज, दैट वाज ऑनवर्ड्स फ्रॉम वैदिक एज। वैदिक एज से लेकर के आगे का पूरा इतिहास हम किस में पढ़ेंगे? हिस्टोरिक एज में पढ़ेंगे। दैट विल बी डिवाइडेड इनटू द सर्टेन पार्ट्स देन, राइट। तो इसके सब क्लासेस के बारे में हम जानेंगे। खैर आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। इन दो स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, ये बड़े छोटे से लेक्चर्स हैं, आप बहुत जल्दी कवर अप कर जाएंगे। मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि हिस्ट्री क्या है, क्यों पढ़नी है, कैसे पढ़नी है और इस हिस्ट्री को ओरिजिनेट करने का तरीका क्या है। अब हम वास्तविक तौर पर इतिहास से संबंधित जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, एग्जाम ओरिएंटेशन से उनको शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास से आप हमारे साथ बने रहिएगा, इसी तरह से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।